चलो शुरू करते हैं, है ना। चलो हेडिंग डालो आधुनिक भारत का इतिहास, वहाँ पर आगे सीधे हेडिंग डालो आधुनिक भारत का इतिहास, है ना। तो आधुनिक भारत जब भी हम बोलते हैं कहाँ से पढ़ रहे हैं आधुनिक भारत को, कहाँ पर से शुरू करते हैं, याद है डेट। आधुनिक भारत का इतिहास, है ना। हेडिंग डालो आधुनिक भारत का इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास, यहाँ से आ जाएगा। तो आधुनिक भारत का जो इतिहास है वो शुरू होता है औरंगजेब की मृत्यु के बाद से, ठीक है। कई लोग इसको क्या करते हैं, यूरोपीय कंपनियों का जो आगमन है उसमें डेट देखा होगा, आता है कौन, पुर्तगाली यात्री वास्को द गामा। तो आता है कब, 1498 से। वहीं से कई लोग आधुनिक भारत मानते हैं, लेकिन ये गलत है, क्योंकि वहाँ पर क्या है, केंद्रीय सत्ता का पतन नहीं हुआ था। लेकिन औरंगजेब की मृत्यु के बाद केंद्रीय सत्ता बहुत तेजी से क्या होने लग गई, खिसकने लग गई, या कहना चाहिए सीमित होने लग गई। तो वहाँ से आधुनिक भारत की शुरुआत मानना ज़्यादा ठीक लगता है, और अंग्रेजों की भूमिका भी वहीं पर बढ़ती है, ठीक है। नहीं तो औरंगजेब के रहते हुए अंग्रेजों की या यूरोपियों की भूमिका बहुत सीमित रही है, ठीक है। तो आते हैं एक एक करके। तो 1707 ईस्वी से ये शुरू होगा और जाएगा कहाँ तक का, तो 1947 तक का ये जाएगा, याद रखो, ठीक है। तो आधुनिक भारत को पढ़ने से पहले दो बातें हमको समझना है। तो आधुनिक भारत पूरी तरीके से बटा हुआ है किसमें, दो भाग में। एक को हम कहते हैं उपनिवेशवाद, ठीक है, कॉलोनियलिज्म, कॉलोनियलिज्म बोलते हैं इसको। और दूसरा वाला जो है उसको बोलते हैं राष्ट्रवाद, राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद को इंग्लिश में कहते हैं नेशनलिज्म, नेशनलिज्म, ये है, ठीक है। तो ये दो भागों में बटा हुआ है पूरा का पूरा मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है। हालांकि फैक्ट वाले पढ़ाते हैं वो लोग ये चीज़ नहीं बताते हैं, लेकिन मुझे लेकर के इसी पैटर्न पे चलना पड़ेगा, ठीक है। और इसी पैटर्न पे मैं चला ही हूँ, ठीक, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आधुनिक भारत में हम समझ बना पाएँ, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें, ठीक है। तो यहाँ पर से देखो, जैसे ही मैं कह रहा हूँ उपनिवेशवाद और दूसरी तरफ है राष्ट्रवाद, ठीक है। उपनिवेश क्या होता है पहले ये समझ लो, ठीक है। तो देखो यहाँ से इस चीज़ को समझो, जब उपनिवेश कोई होता है तो वहाँ पर कोई ना कोई कौन होता है, मातृ देश होता है, और दूसरी तरफ कौन होता है, तो दूसरी तरफ यहाँ पर उपनिवेश होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा उदाहरण कैसे है, तो हमारे उदाहरण में जो ब्रिटेन है वो क्या है, ब्रिटेन एक मातृ देश है, ठीक है। और भारत क्या है, तो भारत एक उपनिवेश है, ठीक है। तो इसमें होता क्या है इसको समझो। जब कोई भी देश क्या करता हो, जब कोई भी देश किसी दूसरे देश पर जाकर के क्या कर लेता हो, आधिपत्य स्थापित कर लेता हो, उसको पराजित करके उसको अपने अधीन कर लेता हो, तब क्या होता है, जो नीचे का देश है उसको कहते हैं उपनिवेश, ठीक। क्योंकि अंग्रेजों के आने के पहले भी तो था ये, लेकिन उसके टाइम पर बात अलग ये होती थी कि जिस क्षेत्र में जीतते थे वहाँ पर शासन भी करते थे, और वहाँ के लोगों को खुश करने की कोशिश करते थे, उन लोगों को अपना बनाने की कोशिश करते थे। उदाहरण के लिए क्या, मौर्योत्तर काल में लगातार आक्रमण हुए, तो हम लोग पढ़ते हैं ईरानी आए, यूनानी आए, कुषाण आए, बैक्ट्रियंस, पाथियंस, हुण आए। इन लोगों ने जिन भी क्षेत्र में शासन किया, उन लोगों ने अपने आप को कभी भी विदेशी नहीं माना। जबकि दूसरे तरफ दूसरे लोगों को देखोगे, अंग्रेजों को, वो अपने आप को इन लोगों को क्या मानते हैं, या भारतीयों को विदेशी ही मानते हैं। मतलब कहने का मतलब है, उन्होंने कभी भारत को अपना देश माना ही नहीं। और केवल केवल ब्रिटिश नहीं, बहुत सारे अन्य यूरोपीय भी, यानी कि पुर्तगाली भी, डच भी, है ना, स्वीडन भी, जितने भी आए सब के सब लोगों ने क्या किया, अपने आप को विदेशी ही माना, और भारत को अपना देश उन लोगों ने नहीं माना, ठीक है। इसका परिणाम यह हुआ कि उन्होंने क्या किया, उपनिवेश की नीतियों को क्या किया, अपने पक्ष में बनाया। यानी उपनिवेश की जो नीतियां होती हैं वो अपने फायदे के लिए बनाई जाती हैं, किसके द्वारा, मात्र देश के द्वारा। तो ऐसा संबंध जो मात्र देश और उपनिवेश के बीच में स्थापित होता है, जिसमें उपनिवेश का शोषण होता है, उस व्यवस्था को क्या कहते हैं, उस व्यवस्था को कहते हैं उपनिवेशवाद। क्लियर बात समझ में आएगा, ये उपनिवेशवाद क्या है ना। तो उपनिवेशवाद एक तरह की शोषणकारी व्यवस्था है, जिसमें उपनिवेश का या अधीन देश का शोषण या उसकी पॉलिसी इस तरीके से बनाई जाती है ताकि मात्र देश को फायदा हो, ठीक है। अब देखो उपनिवेशवाद लगा था कि खत्म हो गया 1947 के बाद, 1960-80 तक के आते आते लगभग पूरी दुनिया में सारे देश आज़ाद होने लग गए, जिनको भी आज़ादी चाहिए थी, ठीक। अब फिर से गंदा दौर एक शुरू हो गया है, देख रहे हो, अब एक दूसरे का देश लूटने के लिए लड़ाइयाँ फिर से शुरू हो गई हैं। इसको शुरू किया था किसने, शुरू किया था इसको रशिया ने। और रशिया ने क्या किया, क्रीमिया पर कब्जा कर लिया, और क्रीमिया के बाद फिर अभी देखो यूक्रेन पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। अब अमेरिका भी इस लाइन में आ गया, उसने वेनेजुएला पर आक्रमण कर दिया है, अभी ग्रीनलैंड की तरफ जा रहा है। तो लगता है कि फिर से उपनिवेशवाद पूरी दुनिया में आ जाएगा क्या। और आया तो जो शांति काल इतने दिन का था, ये सब फिर खत्म हो जाएगा, जो बने बनाया चीज़ें थी वो फिर खत्म हो जानी है, ठीक है। तो ये है उपनिवेशवाद, क्लियर तरीके से समझ में आया उपनिवेशवाद, ठीक। दूसरा चीज़ समझ लो, दूसरा जो वर्ड है वो है राष्ट्रवाद, ठीक है। राष्ट्रवाद का मतलब क्या होता है, देखो यहाँ पर राष्ट्रवाद जो है वो क्या है, एक तरह की प्रतिक्रिया है, किसकी प्रतिक्रिया है, तो उपनिवेशवाद ने क्या किया, राष्ट्र को दबाने की कोशिश की, तो उस राष्ट्र ने क्या किया, प्रतिक्रिया दी, इसलिए उसको नाम कहते हैं क्या, राष्ट्रवाद, ठीक है। लेकिन फिर भी समझना राष्ट्रवाद का गहरा अर्थ क्या है, ध्यान रखना, इसको मैंने पहले भी बताया है तुमको। फिर भी देश है एक तरफ, एक तरफ क्या है, राष्ट्र है,
और एक तरफ एक और वर्ड है राज्य, है ना। तो भारत, जब हम आज़ादी की बात करते हैं तो भारत क्या होता है? भारत एक देश मात्र होता है जिसके पास क्या नहीं होता, ना तो उसके पास निश्चित सीमा होती है, ना निश्चित जनसंख्या होती है, ना तो सरकार का कोई स्वरूप होता है, और ना तो संप्रभुता होती है। तो ये देश मात्र था जो बहुत तरह के टुकड़ों में बटा हुआ था, 562 रियासतें, या कहा जा सकता है 600 रियासतें, पाकिस्तान और बांग्लादेश को मिला लोगे तो 600 रियासतों में ये बटा हुआ देश था। तो क्या इसके पास एकता थी? बिल्कुल नहीं थी। आपस में लगातार ये झगड़ रहे थे। इसका परिणाम हुआ कि विदेशियों ने धीरे धीरे पराजित करके इनके ऊपर कब्जा कर लिया। ठीक बात है। अब जब कब्जा किया तब इन लोगों ने क्या किया? बाहर गए। कहाँ बाहर गए? ब्रिटेन गए, अमेरिका गए, फ्रांस गए, पूरे यूरोप घूमे। तब उनको पूरी दुनिया में क्या हो रहा है समझ में आया, भारत के लोगों को। खासकर किन लोगों को समझ में आया? तो भारत के वो लोग जो विदेश में पढ़ने गए, जिसमें गांधी जी से लेकर के डॉक्टर अंबेडकर और सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू और दादा भाई नौरोजी, जितने नाम देखोगे सब बाहर पढ़ने गए हैं। ठीक। और बाहर की पढ़ाई को भारत लाया गया, तब भी ये बात समझ में आई। अब कहोगे भारत की पढ़ाई, भारत में पढ़ाई को भारत में लाया गया, विदेश की पढ़ाई को किसने लाया? तुम बता ही सकते हो किसने लाया था? नहीं याद है? तो यहाँ पर किसने लाया था? लॉर्ड विलियम बेंटिक। याद आ रहा है? लॉर्ड विलियम बेंटिक एक गवर्नर जनरल था भारत का। उसने क्या किया? एक विधि सदस्य के रूप में नियुक्ति करी किसकी? मैकाले की। ठीक। अब मैकाले जब आया तो उसने क्या कहा था? हमारा अपमान भी किया उसने। उसने कहा था कि यूरोप के लाइब्रेरी की जो एक अलमारी की किताब है, उसकी बराबरी पूरा का पूरा भारतीय साहित्य करेगा। इतने तरीके से हमारी बेइज्जती करी उसने। ठीक है, कि ज्ञान के मामले में लोग इतने पिछड़े हैं। ठीक है, जो भी हमारी बेइज्जती करी उसने, क्या कहना चाहिए, मैकाले ने। लेकिन मैकाले ने एक अच्छा काम भी किया है। क्या अच्छा काम किया है? उसके आने का परिणाम ये हुआ कि पूरी दुनिया में क्या हो रहा है भारतीयों को समझ में आया, पढ़ाई लिखाई करके। सारी बात। और यहाँ के जो दबे वंचित लोग थे, इनके हाथ में भी क्या आई? इनके हाथ में भी पहली बार शिक्षा आई है। सारी बात। तब पूरी दुनिया को जानना इन लोग के द्वारा संभव हो पाया। अरे बात। तब इन लोगों को समझ में आया कि भारत क्या है, केवल देश नहीं है, बल्कि भारत को हम क्या बना सकते हैं? एक राज्य बना सकते हैं। राज्य का मतलब यहाँ पर स्टेट नहीं है, छत्तीसगढ़ नहीं है। यहाँ पर राज्य का क्या मतलब है? यहाँ पर है आधुनिक राष्ट्र राज्य। जैसे ब्रिटेन आधुनिक राष्ट्र राज्य था, फ्रांस आधुनिक राष्ट्र राज्य था, उसी तरीके का देश हम अपने देश को भी बना सकते हैं, 600 रियासतों में बटे होने के बावजूद भी। तो ये जो हमारे देश को आधुनिक राष्ट्र राज्य बनाएंगे, इसी प्रक्रिया का नाम क्या है? राष्ट्रवाद है। आइए बात समझ में। दूसरी बात, फिर कहोगे राष्ट्र शब्द क्या है? ध्यान रखना, यहाँ पर मैं थोड़ा और इसको क्लियरिफाई कर देता हूँ क्योंकि ये मेरी जिम्मेदारी है। तो राष्ट्र शब्द देखते हैं, इसका मतलब क्या होता है? ये शब्द जो है वो संस्कृति का शब्द है, कल्चर का वर्ड है। तो कल्चर वर्ड आता है, इसलिए यहाँ पर देखते हो एक घटिया शब्द कई लोग जनरेट कर चुके हैं इसके लिए। वो क्या क्या है? हिंदू राष्ट्र, मुस्लिम राष्ट्र, के सिख राष्ट्र, के ईसाई राष्ट्र। जैसे भी ये बात बोली जाती है, इसका मतलब है कि वहाँ पर कौन लोग रहेंगे? अगर हिंदू राष्ट्र कहा तो केवल हिंदू लोग रहेंगे, मुस्लिम कहा तो केवल मुस्लिम लोग रहेंगे, सिख कहा तो सिख लोग रहेंगे, या ईसाई कहा तो ईसाई लोग रहेंगे। इस तरह की एक अवधारणा आती है। तो राष्ट्र शब्द सांस्कृतिक शब्द है, और ध्यान से देखा जाए तो भारत के लिए राष्ट्र शब्द से ज़्यादा अच्छा शब्द कौन है? राज्य शब्द है, क्योंकि आधुनिक राष्ट्र राज्य की वो बात करता है। हरी बात। आधुनिक राष्ट्र राज्य का मतलब क्या होगा? फिर वही चार चीज़ें होंगी, निश्चित सीमा होगी, निश्चित जनसंख्या होगी, सरकार का स्वरूप लोकतांत्रिक होगा या कोई ना कोई स्वरूप जरूर होगा, और चौथी चीज़ क्या होगी? वह संप्रभुता। क्लियर बात है। तो भारत एक राष्ट्र नहीं है, बल्कि अभी क्या है? राज्य है। तो कहने का मतलब, भारत के जो क्रांतिकारी थे, भारत के जो नेशनल मूवमेंट के नेता थे, सब के सब भारत को क्या चाहते थे? देश के स्वरूप से निकाल कर क्या बनाना चाहते थे? आधुनिक राष्ट्र राज्य वो बनाना चाहते थे। जैसे कि यूरोप के देश थे आधुनिक देश, उसी तरह का देश बनाने की कोशिश थी। तो देश, यहाँ पर राष्ट्रवाद का केवल क्या अर्थ नहीं लेना है, समझ पाए ना? राष्ट्रवाद केवल क्या नहीं है? राष्ट्रवाद केवल प्रतिक्रिया नहीं है, रिएक्शन नहीं है कि अंग्रेज हमको मार रहे थे तो उठा के हमने भी मारा इनको, अब भगा दिया देश से बाहर, यही राष्ट्रवाद। ऐसे ही समझते हैं। नहीं, राष्ट्रवाद का मतलब वो बस नहीं होता। राष्ट्रवाद का मतलब होता है देश का निर्माण करना भी। 600 टुकड़ों में बटे हुए हो, उनको एक टुकड़े में लाना कितना कठिन काम है। उन सभी की अलग अलग पहचान है, कोई अपने आप को बंगाली कह रहा है, कोई मराठी कह रहा है, कोई पंजाबी कह रहा है। इन सभी को एक चेतना में बांधना, एक विचार में बांधना, उसी का नाम क्या है? राष्ट्रवाद। सारी बात। यानी कहने का मतलब, अगर कोई व्यक्ति कहता है कि मैं हिंदू पहले हूँ भारतीय बाद में हूँ, या कोई कहता है कि मैं मुसलमान पहले हूँ भारतीय बाद में हूँ, कि मैं सिख पहले हूँ भारतीय बाद में हूँ, कोई कहता है मैं क्षत्रिय पहले हूँ भारतीय बाद में हूँ, कोई कहता है गोरखा हूँ मैं, उसके बाद में भारतीय हूँ, तो ये क्या होगा? भारत को तोड़ने की साजिश हो गई। ठीक। क्योंकि हमारे पूर्वजों ने क्या किया? एक ही पहचान के लिए लड़ाई लड़ी, उसका नाम क्या है? भारतीय पहचान। क्योंकि भारत एक क्या है? आधुनिक राष्ट्र राज्य है। इसका निर्माण हम करना चाहते हैं। हरी बात। तो निर्माण करने की जो ये पूरी की पूरी प्रक्रिया है, इसका नाम क्या है? इसका नाम है राष्ट्रवाद। सारी बात समझ में। तो राष्ट्रवाद की घटना को कभी भी ये सोच करके नहीं चलना कि अंग्रेजों को मार के भगाने का काम बस किया हुआ है। लेकिन ध्यान से देखोगे तो अधिकतर टीचर के दिमाग में यही है, और बच्चों के दिमाग में भी, कई लोग के दिमाग में यही है कि राष्ट्रवाद का क्या मतलब है? कि अंग्रेजों को मार के भगाना और अपने देश को आज़ाद कर लाना। बस इतना ही नहीं है भाई, उसका मतलब था देश निर्माण। और भारत के जितने महापुरुषों को पढ़ोगे, सबको यही लगता था कि अगर अंग्रेज मार काट कर इनको भगा भी दिया जाए
तो तुम्हारे देश की हालत तो नहीं सुधरने वाली ना। तुम्हारा देश बना कैसे है? तुम्हारा देश बना हुआ है कैसे? धर्मों में बटा हुआ है, जातियों में बटा हुआ है, विभिन्न प्रकार की विविधताएं हैं, भाषाओं में बटा है, संस्कृतियों में बटा हुआ है, इतने तरह का विभाजन है। इसमें एकता कैसे पैदा करोगे? आज आज़ाद हो जाओगे, फिर जो आज़ादी के बाद जो लोग आएंगे वो क्या करेंगे तुम्हारे देश के साथ? फिर वही काम करेंगे, तुमको फिर बांटेंगे, जो आज हो ही रहा है। सारी बात तो कहने का मतलब है कि भारत के जितने महापुरुष जो आधुनिक राष्ट्र राज्य भारत को चाहते थे, उनको ये बात भी बिल्कुल पता थी कि भारत बहुत ही विविध देश है और इसकी रक्षा करना बिल्कुल आसान नहीं रहेगा। सारी बात इसलिए उन लोगों ने क्या किया, इसलिए जो महत्वपूर्ण कार्य था वो क्या कार्य है कि भारत की विविधता को बनाए रखते हुए एकता को जिंदा रखना है। सारी बात यानी एकता को किस रूप में बनाए रखना है कि सारे लोग एक साथ रह सके। और किसके बिना संभव नहीं था? भाईचारे के बिना संभव नहीं, समाज सुधार के बिना संभव नहीं, विज्ञान बिना संभव नहीं, शिक्षा बिना संभव नहीं। सारी बात तो इसके बिना वो संभव नहीं है, ये बात उनको कन्फर्म पता थी। इसलिए जितने भी देखोगे, मेरे को बहुत कमाल लगता है भारतीय इतिहास इस मामले में कि भारत के प्रत्येक जो भी देखोगे राष्ट्रीय नेता है या राष्ट्र राज्य के नेता हैं, ये सबके सब कैसे हैं? सब के सब समाज सुधारक भी हैं, सब के सब शिक्षा में बहुत अग्रणी है, बहुत ही ज़्यादा पढ़े लिखे हुए हैं, सब के सब विज्ञान का समर्थन करते हैं, उसका सम्मान करते हैं, सब के सब दार्शनिक हैं, दर्शन पढ़े हुए हैं अधिकतर लोग, सब के सब कानून का मामला भी जान रहे हैं तगड़े तरीके से। तो इसलिए क्या कर पाए, हर महापुरुष ने देश को सुधारने के लिए समाज सुधार में भी वो कूदे, शिक्षा के सुधार में भी वो कूदे, कानून निर्माण में भी वो कूदे, राष्ट्रीय आंदोलन जहाँ पर लड़ाई की जरूरत पड़ी वहाँ पर लड़ाई के लिए भी कूदे। अच्छा, केवल केवल भारत के राष्ट्रीय नेता बस इसमें आगे हैं ऐसा नहीं, राष्ट्रीय नेत्रियां भी यानी महिलाएं भी उसमें कूदी, जैसे कस्तूरबा गांधी नाम पढ़ो, ठीक है, पढ़ी लिखी नहीं थी लेकिन बहुत समझदार, मामले को बहुत समझती थी, तो महिलाएं भी उसमें कूदी। हैरानी की बात वो थी क्रांतिकारी भी उसमें कूदे। और क्रांतिकारी का मतलब हम लोग यही जानते हैं, बम और पिस्तौल लेकर के कूदे हैं, मारे हैं। नहीं भैया, उनका मेन हथियार क्या है? पुस्तक है मेन हथियार। बड़ो भगत सिंह को क्या खतरनाक पढ़ने वाला आदमी है। तो एक भगवती शरण बोहरा एक और क्रांतिकारी है, पढ़ा था मैंने बहुत समय पहले, तो एक लाइन कहते हैं, मेरे को बहुत याद आती है वो लाइन। तो क्या कहा भगत सिंह के बारे में? तो कहते हैं भगत भगत सिंह किताबों को पढ़ते बस नहीं थे, ग्रास्प कर लेते। ग्रास्प का मतलब समझते हो क्या होता है? लाइन बाई लाइन उसको दोहरा कर दोबारा बोल भी सकते थे, वो ऐसा वो पढ़ाई करते थे। चंद्रशेखर आजाद पढ़ाई करते थे, अशफाकुल्ला खान पढ़ने में माहिर थे। ये सब बताते ही नहीं है, बताते क्या है? बंदूक लेके घूम रहे थे, मार दिया, पीट दिया। इन मूर्खता की बातें यार। है समझ में? क्या राष्ट्रवाद क्या है? तो राष्ट्रवाद केवल केवल अंग्रेजों को मार के भगाने वाला काम नहीं है। अगर ये इतना बस किए रहते ना तो ये देश बचता ही नहीं। ठीक बात है, इसका मतलब है देश का निर्माण किया जाना। हरी बात। राष्ट्रराज तो क्या राष्ट्रवाद की प्रक्रिया बंद हो गई अंग्रेजों के जाने के बाद? बंद हो गई नहीं, उसके बाद तो और बढ़ गई ना, क्योंकि पहले गुलाम आप थे तो गुलामी से निकलने के लिए आपने लड़ाई लड़ी। अब आप क्या हो गए? आज़ाद हो गए, तो फिर क्या लड़ाई चालू होगी? यही लड़ाई होगी, दोबारा गुलाम ना हो जाओ। अब हो सकता है पिछले बार अंग्रेजों गुलाम थे, इस बार किसी और के हो जाओ, या अपने ही देश के लोगों से जिम जिम वो ऐसी व्यवस्था बना दे वो लोग कि जो तुम्हारी व्यवस्था है गुलामी नहीं है उसको गुलामी के लेवल पर डाल दे। ये भी तो संभव है। यारी बात, उसको कहते हैं राष्ट्रवाद। ठीक, राष्ट्रवाद पर मुझे लेक्चर देने दिया जाए तो मैं 2 घंटा इसी पे बोल सकता हूँ। ठीक, लेकिन राष्ट्रवाद की कुछ दिक्कतें भी हमको समझनी है। ठीक है, थोड़ा मैं इसको समझाता हूँ। देखो, जब भी राष्ट्रवाद कहा जाता है तो सरकारें इसका दुरुपयोग करती हैं। दुरुपयोग किस तरीके से करती हैं? जो भी उनकी आलोचना करता है, राज्य की आलोचना करता है, तो उसको क्या कहते हैं? ये देशद्रोही, सीधा उसको वही कहते हैं। भाई हम सरकार की आलोचना कर रहे हैं, देश की आलोचना करने नहीं बैठे हैं यहाँ पे। हरी बात। तो राष्ट्रवाद एक तरह का भेड़ चाल भी है, यानी किसी ने कह दिया कि यही राष्ट्रवाद है तो उसी के पीछे भागना शुरू कर देते हैं। दूसरों को क्या करते हैं? देशभक्ति के आधार पर उनको जजमेंट्स करने की कोशिश करते हैं। ये भी देखा होगा कि किसी व्यक्ति को ये काम कर दिया तो एक आदमी क्या नहीं है, ये आदमी देशभक्त नहीं है, सीधा सीधा वही बताना शुरू कर देते हैं। भाई दूसरे की देशभक्ति को जजमेंट करने वाले तुम कौन होते हो? और तुम जो कर रहे हो धर्म के आधार पर देशभक्ति दिखाने की कोशिश है। सारी बात। तो राष्ट्रवाद एक तरह का अंधा भेड़ चाल भी होता है। सारी बात। लेकिन अपने को समझ में आना चाहिए कि किस तरह का राष्ट्रवाद भेड़ चाल नहीं है। उस तरह का राष्ट्रवाद भेड़ चाल नहीं है जहाँ देश की विविधता को संरक्षित किया जाता हो, जहाँ देश के कहना चाहिए कि हर तरह की भाषा का सम्मान होता हो, धर्म का सम्मान होता हो, विविधता का सम्मान होता हो, सहिष्णुता, सहनशीलता, बंधुता और सद्भावना का सम्मान किया जाता हो, वही जगह राष्ट्रवाद, वही वाली राष्ट्रवाद की परिभाषा सही तरह की राष्ट्रीय परिभाषा है। हमेशा ध्यान रखना, किसी एक रंग में बांधना राष्ट्रवाद नहीं है। विविध रंगों को स्वीकार करना, बंधुता के साथ उनके साथ चलना, उसको कहते हैं राष्ट्रवाद। ठीक, तो क्या ऐसा कहोगे यूरोप का राष्ट्रवाद से बड़ा राष्ट्रवाद की उदाहरण हमारे यहाँ? बिल्कुल, भारत का राष्ट्रवाद सबसे बड़ा राष्ट्रवाद है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा विविधता है, इसलिए किसी एक लाइन में राष्ट्रवाद को बांध नहीं सकते। आया समझ में क्या ये बात? ये
ऐसे में आता है। अब ऐसे में पूछता है कहाँ ये सब राष्ट्रवाद। ठीक है, अभी तो पूरा आधुनिक भारत में तुमको आएगा ये। ठीक है, तो राष्ट्रवाद समझ में आया क्या है राष्ट्रवाद। ठीक है, राष्ट्रवाद को बहुत अच्छे से परिभाषित किए जाने की ज़रूरत है। और भारत के जितने बुद्धिजीवी हैं, है ना, लिबरल्स जिनको बोलते हैं, ये लिबरल्स ना मतलब पढ़े हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं, गांजा पी के सो रहे हैं, क्या कर रहे हैं। इनको बोलना चाहिए, लगातार बोलना चाहिए देशभक्ति पर, कि सच्ची देशभक्ति क्या है। क्योंकि कई लोगों के ऊपर देशभक्ति के आधार पर ही उनके ऊपर प्रश्न चिन्ह लगा देते हैं कि तुम देशभक्त नहीं हो, उतने में ही अच्छा तुम कौन होते हो देशभक्ति मेरी जब बताने वाले। ठीक है, एक बार मेरे ऊपर कहा गया था वैसे ही, समझ, आलोचना कर रहा था मैं, और कहा कि सर आप तो देशभक्त हो ही नहीं। मैंने कहा कि तुम्हारे बाप ने दिया ये अधिकार तुमको कि किसी की जजमेंट करोगे देशभक्ति के आधार पर। और पढ़े लिखे क्या हो जो देशभक्ति तुम मेरी जजमेंट कर रहे हो। कभी भी शांत मत बैठना, अगर तुम्हारी देशभक्ति को कोई जजमेंट करे और तुमको निगेटिव दिखाने की कोशिश करे, तुम सही हो, सीधा भरना वहीं पे, चुप बैठना ही मत, कोई भी रहे, सुनाना उसको, चार बात जरूर सुनाना। ठीक है। चलो आते हैं राष्ट्रवाद, ये समझ में आ गया दोनों लेवल, है ना। तो एक तरफ है आधुनिक उपनिवेशवाद और दूसरी तरफ क्या है राष्ट्रवाद। तो उपनिवेशवाद को थोड़ा सा हम इस पे आते हैं ना। तो उपनिवेशवाद के 3 लेवल्स होंगे, ठीक है, 3 लेवल्स होंगे, उसको हम लोग यहाँ पर बना लेते हैं तो क्लियर रहेगा, है ना। तो उपनिवेशवाद का जो 3 लेवल कैसे है, 3 चरण कैसे हैं, उसको लिखो। उपनिवेशवाद, है ना, उपनिवेशवाद का जो 3 चरण है ऐसे आएगा, मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर से। तो उपनिवेशवाद का जो 3 चरण है कुछ इस तरीके से बनेगा। तो सबसे पहला वाला जो चरण है उसको हम कहते हैं वाणिज्यिक चरण, वाणिज्यिक या व्यावसायिक चरण, जो भी, वाणिज्यिक चरण। दूसरा वाला है उसको कहते हैं औद्योगिक चरण, औद्योगिक, औद्योगिक चरण, ठीक है। और तीसरा वाला एक चरण आता है उसको हम बोलते हैं वाणिज्यिक, औद्योगिक और वित्तीय चरण, वित्तीय चरण। ठीक है, ये 3 भागों में है। ठीक है, तो इसको कैसे डेट में लेते हैं, तो देखो ये वाणिज्यिक चरण शुरू होता है 1757 से लेकर के 1813 तक का। ये शुरू होता है 1813 से लेकर के 1858 तक का। और ये शुरू होता है 1858 से लेकर के 1858 से लेकर के 1947 तक का, ऐसे ये 3 भागों में ये बटेगा। ठीक है, तो यहाँ पर से समझते हैं इस चीज़ को। देखो एक कमाल के, कहना चाहिए हमारे यहाँ के नेता थे, है ना, और कहना चाहिए कि साम्यवादी नेता थे। इनका नाम क्या था, रजनी पामदत्त। तो रजनी पामदत्त ने इतिहास को 3 भागों में बांटा, उपनिवेशवाद को 3 भागों में बांटा कहना चाहिए। एक है वाणिज्यिक चरण, दूसरा औद्योगिक चरण, तीसरा वित्तीय चरण। समझना अंग्रेजों को थोड़ा सा, यहाँ पर एक बेसिक बात मैं तुमको समझा दूंगा ताकि तुम्हारे क्वेश्चन बनाते टाइम पे तुम इस बात को ध्यान में रखो। तो देखो यहाँ पर से क्लियर तरीके से समझो, 1757 में एक लड़ाई होती है उसको बोलते हैं प्लासी का युद्ध। और प्लासी का युद्ध जैसे हुआ, बंगाल की सत्ता किसके हाथ में आ गई, पूरी तरीके से अंग्रेजों के हाथ में आ गई। तो उन लोगों ने क्या किया, बंगाल का जो राजस्व वसूलने का अधिकार है वो भी हासिल करना चाहा। और इसके लिए एक और युद्ध हुआ जिसको हम क्या बोलते हैं, बक्सर का युद्ध। तो बक्सर के युद्ध के बाद एक संधि होती है जिसको कहते हैं इलाहाबाद की संधि। तो वही शाह आलम जो है वो क्या होता है, मुगल बादशाह होता है। तो वो क्या करता है, राजस्व वसूली का अधिकार, बंगाल के पूरे राजस्व का वसूली का अधिकार किसके हाथ में दे देता है, वो देता है अंग्रेजों के हाथ में। तो अंग्रेज जो भी पैसा मिलता है वो पैसा, राजस्व का पैसा कहाँ लगाया जाता है, जनता के कल्याण में लगाया जाता है। तो उन लोगों ने क्या किया, उस पैसे को लिया और कहाँ पर लगा दिया, अपने धंधे में लगा दिया, अपने बिजनेस में लगा दिया। और जितना राजस्व आता है सब धंधे में लगाते, सब धंधे में लगाते, धंधा कितना हो गया, बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया। और जितना धंधा बढ़ेगा उतना ही क्या बढ़ेगा, इनकी शक्ति भी बढ़ेगी। क्योंकि जिसके पास पैसा रहेगा वो क्या करेगा, सैन्य दृष्टि से मजबूत हो जाएगा पूरी तरीके से, नए आधुनिक हथियार वो विकसित करना शुरू कर देगा, अच्छे सैनिकों की भर्ती करना शुरू कर देगा। इसका परिणाम ये हुआ कि इन लोग सबसे ज़्यादा शक्तिशाली हो गए। यानी जो पैसा लाते थे उसका व्यापार में लगा लगा कई गुना इन लोगों ने पैसा कमाना शुरू कर दिया। कब तक शुरू कर दिया, 1813 तक के। 1813 में एक चार्टर आया ब्रिटेन की तरफ से, जहाँ पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार जो था भारत के एकाधिकार पर, व्यापार पर, उसको खत्म कर दिया गया। और उसको खत्म करने के बाद क्या कर दिया गया, 1813 में दूसरी यूरोपीय कंपनियों को भी भारत में आने का मौका मिल गया। तो हुआ क्या, ये लोग चलते रहे, लेकिन बाद में क्या हुआ, 1813 के बाद ये केवल व्यापारिक कंपनी नहीं रहे। अब इन लोगों ने क्या किया, इसके बाद 1813 में यहाँ पर इन लोगों ने क्या किया, भारत में अब केवल वाणिज्य व्यापार नहीं करना शुरू किया। इन लोगों ने क्या किया, एक नया चरण शुरू कर दिया, भारत में उद्योग की स्थापना नहीं किया। क्या किया, उद्योग से बने हुए जो कपड़े थे, कहाँ पर, मैनचेस्टर में, लीथ में, वहां से कपड़ों को क्या करते थे, इंपोर्ट करके भारत लाते थे। और मुझे बताओ, भारत में हाथ से जो बुना कपड़ा होगा वो महंगा होगा या कंपनी से तैयार किया हुआ कपड़ा महंगा होगा। हाथ से बुना बहुत महंगा होगा, क्योंकि कारीगर बहुत मेहनत करेंगे तब जाके एक दो कपड़े बनेंगे। और मशीन में क्या होगा, तुरंत तुरंत कपड़े बन सकते हैं और हजारों मात्रा में बन सकते हैं। इन लोगों ने क्या किया, वहीं की चीज़ों को ला करके भारत में पटकना शुरू किया। तो सस्ते माल जितना ज़्यादा पटकोगे उतना क्या होगा, जो रहा खसा पैसा है हमको क्या होगा, वो चला जाएगा ब्रिटिश के हाथ में। और वो उठाकर फिर उसको ले जाएंगे, फिर इन्वेस्ट करेंगे। इस तरीके से यहाँ पर लूट शुरू हो गई।
नुकसान क्या हुआ, भारत के जितने कुटीर उद्योग थे, हस्तनिर्मित उद्योग थे, ये सारे के सारे पतन होने लगे, इनका बंद होने लगे। यानी भारत क्या हो गया, कच्चा माल को निर्यात करने वाला बन गया और वहां से तैयार माल को आयात करने वाला बन गया। अब तुमको समझ में आएगा गांधी गांधी ने क्या कहा, क्या करना है, विदेशी कपड़ों की क्या करनी है, होली जलानी है सीधे सीधे, और क्या पहनना है, हमारे भारतीयों द्वारा बना हुआ कपड़ा हमको पहनना है। इस तरीके से चुनौती दी उन्होंने, सारी बात। तो इसलिए औद्योगिक चरण में क्या हुआ, अंग्रेजों ने भारत में उद्योगों को पनपने नहीं दिया। तो क्या पहले उद्योग नहीं थे भारत में जब अंग्रेज आए? तो ध्यान रखना, मुगलों ने उद्योगों को इतना बढ़ावा दिया है, मतलब कालीन उद्योग जैसा नाम भी तुमको सुनने को मिलेगा। यानी भारत की कालीनें इतनी महंगी होती थी, वहां पर जाती थी तो लोग उसी में कमा के जी जाते थे, यूरोप के लोग, इतना ज़्यादा। तो कई तरह के उद्योगों को मुगलों ने बहुत प्रोत्साहन दिया था, जिसमें 3 लोग का नाम आता है, अकबर का, जहांगीर का और फिर शाहजहां का। इन तीनों ने बहुत भयंकर मात्रा में उद्योगों को बल दिया। इसलिए क्या था, इसलिए 24% जीडीपी का कंट्रीब्यूशन था भारत का उस टाइम पे, सोने की चिड़िया था। लेकिन इन लोगों ने क्या किया, भारत में सारे उद्योगों को बंद कर दिया और फिर क्या किया, अपने ही प्रोडक्ट ये बेचना शुरू कर दिए। इसका परिणाम हुआ कि औद्योगिक चरण आते आते 1858 में 57 की क्रांति हो गई। क्यों क्रांति हुई, क्योंकि सारे लोग का शोषण भयंकर बढ़ गया, तो लोगों ने क्रांति कर दी। लेकिन अंग्रेज तो बहुत ताकतवर हो चुके थे, लूट करके उन लोगों ने क्या किया, दबा दिया सीधा तरीके से। 1857 की क्रांति को दबा दिया। लेकिन एक डर भी पैदा हो गया, कहीं भारत का सत्ता हमसे छीन ना जाए। इसलिए यहाँ पर क्या किया इन लोगों ने, 1857 के बाद इन लोगों ने क्या कर दिया, इन लोगों ने सीधा बनाया क्या, एक पद जिसको बोलते हैं वायस रॉय। और जो ब्रिटिश सत्ता है वो किसके हाथ में कर दी, ब्रिटिश सत्ता अब सॉरी कंपनी के जो ईस्ट इंडिया कंपनी, उसका अधिकार को क्या कर दिया, यहाँ पर समाप्त कर दिया। और यहाँ पर सत्ता किसके हाथ में आ गई, वो पूरी तरीके से ब्रिटिश क्राउन या ब्रिटिश सरकार के अधीन ये सत्ता आ गई। जब सत्ता यहाँ पर आई तब बहुत पैसा जोड़ चुके थे कौन, ब्रिटेन वाले। तो ब्रिटेन ऐसी जगह खोज रहे थे जहाँ हम पैसा लगाएं और हमारा इन्वेस्टमेंट का क्या हो, हमको रिटर्न मिले। ठीक है, इसलिए इस चरण को क्या कहते हैं, वित्तीय चरण कहते हैं। हरी बात। अब ये लोग क्या करेंगे, यहाँ पर से रेलवे की स्थापना करेंगे, डाक तार की स्थापना करेंगे, जहाज रानी व्यवस्था लाएंगे, डाक व्यवस्था को मजबूत बनाना शुरू करेंगे, थोड़ा बहुत शिक्षा व्यवस्था को ठीक करने की कोशिश करेंगे। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इससे क्या पैदा होगा, इससे बड़ी मात्रा में इन्वेस्टमेंट जो लगा रहे हैं उसका रिटर्न मिलेगा। जैसे उदाहरण के लिए रेलवे लेते हैं, तो अंग्रेज लोग दावा करते हैं कि रेलवे हमने बनाया तभी तो रेलवे का उपयोग कर पा रहे हो। लेकिन उस रेलवे को बनाने के पीछे क्या कारण है, भारत का क्या, खनिज। ठीक, छत्तीसगढ़ में देखते हो रेलवे कहाँ कहाँ पर है। अब बस्तर में रेलवे है, लेकिन इधर उत्तर सरगुजा तरफ बहुत कम रेलवे है। क्या कारण है, सरगुजा तरफ तो नहीं मिलता खनिज बहुत बड़ी मात्रा में, ज़्यादा कहाँ मिलता है, बस्तर तरफ मिलता है। इसलिए वहाँ पर रेलवे लाइन देखोगे। तो अंग्रेजों ने जो भी रेलवे लाइन बनाई वो अपने फायदे के लिए बनाई, आम लोगों के फायदे के लिए नहीं बनाया था कि भारत का विकास करेंगे इस दृष्टि से नहीं बनाया गया। या आज भी देख लो, सरकार अगर कहीं रेलवे बनाती है तो बड़ा इंटरेस्ट क्या होता है उसका, कि वहाँ पर माल ढुलाई हो रही है नहीं हो रही है, उसी से फायदा मिलेगा, यात्री खर्च तो चलता नहीं है रेलवे। सारी बात तो अंग्रेजों ने इसी दृष्टि से इसको बनाया। क्लियर, समझ में आया। ठीक, तो ये है वित्तीय चरण। और वित्तीय चरण में ही क्या हुआ, भारत इतना गरीब हो गया कि अब क्या करना पड़ेगा, हमारे हाथ में ताकत नहीं रही, तो अब हम करेंगे क्या, अब आंदोलन करेंगे। इसी के बाद फिर आंदोलन शुरू हो जाएंगे, और आंदोलन शुरू करके आगे बढ़ाते 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 फिर क्या होगा, ले दे करके फिर आज़ादी मिलेगी। ठीक है, क्लियर हुआ। तो इस तरह के 3 चरण अपने को देखने हैं, पूरा पूरा ध्यान में रखते चलना। तो पहले उपनिवेशवाद को छोटा सा लिख लो, और उसके बाद फिर इसको तो मैं नहीं लिखवाऊंगा, इसको तुमको राष्ट्रवाद भी लिखवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उपनिवेशवाद को बस 2 लाइन का लिख दो। उसके बाद यूरोपीय कंपनियों का आगमन एक टॉपिक है, उस पर हम आ जाएंगे। ठीक है, लिखो राष्ट्र सॉरी उपनिवेशवाद क्या है, लिखो उपनिवेशवाद। उपनिवेशवाद मात्र राज्य और उपनिवेश के मध्य, उपनिवेशवाद मात्र राज्य और उपनिवेश के मध्य एक आर्थिक संबंध है, एक आर्थिक संबंध है, आर्थिक संबंध है, जिसमें जिसमें मात्र देश द्वारा, जिसमें मात्र देश द्वारा, जिसमें मात्र देश द्वारा उपनिवेश की नीतियों को, जिसमें मात्र देश द्वारा उपनिवेश की नीतियों को इस प्रकार बनाया जाता है, इस प्रकार बनाया जाता है, बनाया जाता है कि मात्र देश को ही लाभ हो, लाभ हो। पहला चिन्ह करके लिखना, उपनिवेशवाद भले ही, उपनिवेशवाद भले ही आर्थिक संबंध हो, किंतु यह आर्थिक संबंध हो, किंतु यह देश के राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक, देश के राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक ढांचे को भी कुप्रभावित करता हुआ चलता है, को भी कुप्रभावित करता हुआ चलता है। मैं देख कर नहीं लिख पा रहा हूँ,
क्या बोले थे, एक बार बोल दो, रिपीट। हाँ, उपनिवेशवाद भले ही आर्थिक संबंध है, किंतु किंतु यह राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक ढांचे को भी राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक ढांचे को भी कुप्रभावित करता हुआ चलता है, कुप्रभावित करता हुआ चलता है। ठीक है। हालांकि मैं ये पहले भी समझाया, इतिहास की बेसिक क्लास में तुमको बताया भी है कि अगर आर्थिक दृष्टि से कोई बात हो रही है तो क्या होगा, आर्थिक परिवर्तन राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक परिवर्तन को भी प्रभावित करेगा। यही बात है। नहीं लिख पाया क्या तू? हाँ, ले बाद में लिखना। ठीक है, क्लियर हो गया उपनिवेशवाद, है ना। लिखो, है ना, लिखो उपनिवेशवाद के 3 चरण। ऊपर लिख चुके तो मैं लिखवाऊंगा नहीं, बस किसने दिया और नाम बस लिख लो। उपनिवेशवाद के 3 चरण, और किसने दिया था? साम्यवादी नेता, साम्यवादी नेता, नहीं छोटा सा हेडिंग बस है, साम्यवादी नेता रजनी पामदत्त द्वारा, साम्यवादी नेता रजनी पामदत्त द्वारा। ठीक।